दोस्तों नमस्कार। पहले ने दूसरे से कहा कि आपकी नीतियों में ही खोट है। जो नीति बनाई आपने उससे हजारों करोड़ रुपए आप कमा ले जाते हैं। दूसरे ने पहले से कहा आप हमें भ्रष्ट कहते हैं। अरे आप तो लाखों करोड़ रुपया इस देश के कॉरपोरेट मित्रों में बांट देते हैं और वह देश का पैसा है, और उसके बाद आप कहते हैं हम भ्रष्ट हैं। इस पर पहले ने दूसरे से फिर कहा कि दरअसल आपकी नीतियां ही नहीं, आपके मॉडल में भी सेंध है। यानी नीतियों के आश्रय इस देश और दुनिया को जो मॉडल आप दिखाते हैं वहां पर भी आप घपले घोटाले करके हजारों करोड़ रुपए कमा ले जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। तो इस पर दूसरे ने फिर जवाब पहले को दिया, कहा आप हमसे कट्टर ईमानदार का जिक्र मत कीजिए। आप तो अपने तौर पर इस देश के चुने हुए नुमाइंदों को भी खरीद लेते हैं, और खरीदते खरीदते कई राज्यों में आपने सेंध लगा दी, और उसके एवज में हजारों करोड़ रुपए आपने फूंक डाले। वो ब्लैक मनी नहीं है तो क्या है? इस पर दूसरे को पहले ने फिर से कहा दरअसल आपकी मुश्किल ये नहीं है, आप खुले तौर पर चोर हैं, और यह देखिए पोस्टर हम सड़क पर लेकर निकल गए हैं। इस पर दूसरे ने पहले से फिर कहा आप चोर का जिक्र मत कीजिए, आपके तो जो व्यक्ति यहां पर बैठाए गए हैं वह व्यक्ति ही घपले घोटाले से निकले हुए हैं। इससे पहले वह जिस पद पर थे वहां पर उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। यह पहला है कौन और यह दूसरा कौन है, और यह जगह कौन सी है? दरअसल यह दिल्ली है। यह दिल्ली ना तो मुगलिया सल्तनत के आश्रय जी रही है और ना ही अंग्रेजों की सत्ता है यहां पर। अब तो लोकतंत्र है, जनता अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, और नुमाइंदों को चुनने की एवज में जनता को फ्री में बहुत कुछ देने का वादा कर दिया जाता है। वादे होते भी हैं, वादे पूरे भी होते हैं, लेकिन एक लंबी फेरिस्त इस दौर में निकलती चली जा रही है कि दरअसल यह दिल्ली जा कहां रही है। यह ना तो न्यूयॉर्क बन पाएगी ना टोक्यो बन पाएगी। यह दिल्ली कहीं धंसते धंसते ऐसी अंधियारी गली में ना चला जाए जहां पर खोजना पड़े कि आखिर दिल्ली का ठग था कौन और दिल्ली का ठग है कौन। इस सवाल का जवाब आप खुद खोजिएगा, क्योंकि जिस रास्ते दिल्ली चल पड़ी है उसमें विधानसभा के भीतर खड़े होकर आप कुछ भी आरोप लगा लीजिए, लेकिन विशेषाधिकार विधानसभा के हिस्से में आता है, जहां पर कोई केस नहीं हो सकता है, कोई दूसरा यह कह नहीं सकता है कि आपने गलत कहा है। विधानसभा और संसद की यही खासियत है। और चुनावी मैदान में कूदते वक्त एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए चाहे आप चोर लिखिए या डाकू लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह चुनावी मशक्कत है। और अब ये सारे रास्तों के आगे एक नया रास्ता टेलीविजन स्क्रीन का है, जिस पर आप बैठ गए तो उसके बाद जो बोलना है कह सकते हैं, जिस स्थिति में जाना है कह सकते हैं, क्योंकि दोनों की बात को बराबर महत्व दिया जाएगा, क्योंकि यही दोनों तो मीडिया को पैसा प्रचार के लिए सबसे ज्यादा इस दौर में देते हैं, और दोनों दिल्ली में है। एक की सत्ता की गूंज पूरे देश में है, दूसरे की सत्ता की गूंज दिल्ली से होते हुए पंजाब तक पहुंची है, और अब वह गुजरात में दस्तक देने का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या वाकई ये रास्ता अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी को लेकर है, या ये रास्ता उन रास्तों को कहीं भटका रहा है जिसके आश्रय दिल्ली को आगे बढ़ना था? हमें लगता है कि आज तमाम परिस्थिति को इसलिए समझिए क्योंकि आरोप कोई छोटे मोटे नहीं है। 10 लाख करोड़ रुपए दोस्तों को बांट देने का आरोप दिल्ली की सरकार यानी केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार पे लगाती है, और कहती है इस देश के भीतर में आपने 6,300 करोड़ रुपए खर्च कर डाले विधायकों को खरीदने के लिए, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे गोवा के हों, चाहे उत्तराखंड के हों। आप पैसा लुटाते चले जाते हैं। इतनी ब्लैक मनी आती कहां से है? तो इसके एवज में दूसरी तरफ से जब यह आवाज आई कि आपकी शराब नीति, अरे शराब नीति तो छोड़िए, वह तो करोड़ों का घोटाला आपने पॉलिसीगत तरीके से बना लिया, लेकिन दूसरी तरफ जो स्कूल आप बनाते हैं उस स्कूल में जो कमरे जितने बनाने हैं उस कमरों में 4,780 कमरे कम क्यों बनते हैं? यानी बनवाए गए और बनाने की जरूरत जो थी दोनों में घालमेल क्यों है? आपने बनवा दिए 7,180 कमरे,
और 2400 कमरों की जरूरत थी, तो क्या ठेकेदार को लाभ पहुंचा दिया और उस लाभ की एवज में पॉलिटिकल फंडिंग करा ली? क्या यह आरोप लगाया जाए? जो टॉयलेट बनाने थे वह टॉयलेट तो 6133 बनाने थे और आपने 4227 बनाए, यानी 2106 टॉयलेट, यहां भी कम, उसमें भी घपला कर दिया। यानी एक तरफ टॉयलेट का जिक्र है, कमरे का जिक्र है, मधुशाला का जिक्र है, दूसरी तरफ कॉरपोरेट लाभ का जिक्र है, विधायकों की खरीद फरोख्त का जिक्र है, और यह होते होते बात दिल्ली के एलजी तक पहुंच गई, जहां आप खुले तौर पर विधानसभा में खड़े होकर आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि दरअसल एलजी का अतीत जो है वह 1400 करोड़ घोटाले के हिस्से में फंसा हुआ है और यह खादी ग्राम उद्योग में रहते हुए उन्होंने लगभग 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। अब इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सवाल यह नहीं है कि गड़बड़ कौन है, सवाल यह भी नहीं है ठग कौन है, सवाल यह है कि इस दौर में देश के भीतर जो जनता है वो क्या देखे, क्या सुने, किस मेन स्ट्रीम मीडिया में झांक कर कोशिश करे कि सच उसके पास आ जाए, किस तरीके से वह यह समझने की कोशिश करे कहीं दोनों एक साथ तो नहीं खड़े हैं, या फिर यह समझे कि दरअसल दोनों एक दूसरे के खिलाफ 2024 में खड़े होना तो नहीं चाहते हैं। यानी विपक्ष की शून्यता का लाभ क्या केजरीवाल को मिल जाएगा, या फिर विपक्ष को धराशायी करने के लिए केजरीवाल ही वो प्यादा है जिसके आश्रय बीजेपी खेल सकती है, या फिर इस दौर में विपक्ष है ही नहीं तो केजरीवाल खुद सोच पड़े हैं मैं क्यों नहीं। और मैं क्यों नहीं का मतलब जब निकल कर आता है तो हमें लगता है कि आज उन पन्नों को खोलने की जरूरत है जिसके आश्रय आप समझ पाएं कि इस देश का रास्ता किधर जा रहा है और यह रास्ता धीरे धीरे चुनावी दौड़ में किधर जाएगा। शुरुआत इसी बात से, बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, स्कूल की इमारत अच्छी होगी, पढ़ाई भी अच्छी होगी, आपको हेल्थ सिस्टम भी अच्छा मिल जाएगा, शराब की होम डिलीवरी की व्यवस्था भी हम ही कर रहे हैं, यह एक ने कहा। दूसरे ने कहा देश भर के 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में देंगे, किसानों को उनके सम्मान में 6000 रुपए भी दे देंगे और हमारे जैसा देशभक्त आपको कोई नहीं मिलेगा। एक ने कहा हम कट्टर ईमानदार, दूसरे ने कहा हम कट्टर देशभक्त। इसके बाद कॉरपोरेट का मुद्दा और कॉरपोरेट के आश्रय उसे खुश करने की चाहत केंद्र सरकार की आती है क्या, और इसके साथ देश बिक नहीं रहा है। देश तो दरअसल विकास की चकाचौंध के रास्ते चल पड़ा है, सिर्फ आप इसे ही पढ़िए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर नंबर 1 और नंबर 2 जो भी जिस बात का जिक्र कर रहा है उसके भीतर का सच है क्या इस देश के मद्देनजर। हमें लगता है कि चुनाव में जाएं उससे पहले यह समझ लीजिए कि जब आप फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री अनाज, कॉरपोरेट को तमाम लाभ, टैक्स में रियायत और इन सब के साथ जीएसटी वसूली, टैक्स की वसूली, उसमें बढ़ती हुई स्थिति और इसके जरिए देश के सामने एक आर्थिक संकट की परिस्थिति, इन परिस्थितियों के बीच में पहला हिस्सा निकल कर आता है कि आखिर कितनी पूंजी इस देश के पास है, और उस पूंजी के आश्रय जब चुनाव का जिक्र होता है तो क्या वाकई चुनाव में एक पायदान आगे बढ़ने का मतलब कमाई के रास्ते खुल जाना है। सरकारी नौकर करप्ट है लेकिन वो नौकरी एक जगह ही कर सकता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी करप्ट है तो वो दूसरे राज्य में चुनाव जीतकर वहां के करप्शन को भी अपने हिस्से में ला सकती है, उसकी खुली छूट है। लेकिन बहरहाल जरा समझने की अब कोशिश कीजिए पहले रुपए के। इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ रुपए किस पॉलिटिकल पार्टी के पास किस रूप में चले गए और उन रुपयों को लेकर इस देश में किसने चुनाव लड़ा, किसने उसको ब्लैक से व्हाइट बनाया, किसने उसके जरिए कौन सा खेल हुआ, यह छुपाया जाता है। लेकिन जो नहीं छुपाया जाता है उसमें भी इस देश के भीतर में अनअकाउंटेड मनी जो पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर होती है वह 20,000 करोड़ से ज्यादा की स्थिति में देश आकर अटक चुका है। अगर बीते 20-22 साल का हम आपसे जिक्र करें तो 20,000 रुपए जो देता है उसकी बताने की जरूरत नहीं होती है, ना आधार कार्ड, ना पहचान, ना पैन नंबर, और वो रकम बढ़ते बढ़ते 20,000 करोड़ तक पहुंच जाए तो आप क्या कहेंगे। और दूसरी तरफ 10,000 करोड़ का बॉन्ड जो सिर्फ 2-2.5 बरस के भीतर का पूरा खेल है। अब यहां पर अगला सवाल आता है कि जब हम इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो देश की हालत क्या है, क्योंकि एक तरफ समूचे देश को चलाने वाला राजा है, दूसरी तरफ दिल्ली को हाँकने की स्थिति में खुद को बार बार खड़ा करने वाला राजा है।
और इन दो परिस्थितियों के बीच आप जहां खड़ा होना चाहें हो जाएं, लेकिन समझिए पहले इस बात को, इस देश के भीतर में बीते 8 बरस में, 8 बरस का जिक्र आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दोनों की सत्ता 2013-14 के सामान्य से बननी शुरू होती है। 2013 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर नरेंद्र मोदी और दिल्ली के भीतर अरविंद केजरीवाल की स्थापना, और यह प्रक्रिया धीरे धीरे डेवलप होते चली जाती है। इस दौर में तकरीबन 1505 प्रोजेक्ट जो लाए गए इस देश के भीतर में, उसमें कितने प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए क्योंकि पैसा आज की तारीख में नहीं है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योजनाएं हैं, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट नहीं है जिस सपोर्ट के आश्रय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। लोग सोचेंगे कि दरअसल इस देश को चलाने वाले देश को नहीं चला रहे हैं, खुद को ही चलाते हैं क्या। कुल प्रोजेक्ट 1505, उसमें से 386 प्रोजेक्ट पर जो कीमत बढ़ गई डिले होने की वजह से, वह 4,70,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। और यह डाटा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा जारी किया गया है। अब आप सोचिए कि एक महीने से एक साल तक के बीच में जो प्रोजेक्ट लेट हो रहे हैं वो 134 प्रोजेक्ट हैं। एक साल से 2 साल जो लेट हो रहे हैं 114 प्रोजेक्ट हैं। 2 से 5 साल जो लेट हो रहे हैं उसमें 290 प्रोजेक्ट हैं। 5 साल से ज़्यादा जो लेट होंगे उसमें 124 प्रोजेक्ट हैं, यानी लगभग 661 प्रोजेक्ट में से इसमें दिल्ली के भीतर के प्रोजेक्ट भी, जिसमें केंद्र का योगदान भी रहेगा और राज्य से भी कुछ भागीदारी होती है, यहाँ की भी हिस्सेदारी होती है, लेकिन दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है। अब यहां से एक दूसरा सवाल निकलता है कि दिल्ली के भीतर जो संकट की परिस्थिति अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरीके से आती है, वो कोई संकट है भी या नहीं है, क्योंकि दिल्ली देश के पहले 10 राज्यों में उसकी शुमारी होती है जहां से सबसे ज्यादा जीएसटी की वसूली होती है। आप जानकर हैरत करेंगे कि दिल्ली के भीतर में 4,327 करोड़ रुपए सिर्फ पिछले महीने जुलाई के महीने में जीएसटी से कमाई हो गई। पूरे देश के भीतर में यह कमाई 1,06,580 करोड़ की है, उसमें दिल्ली 4,327 करोड़ रुपए। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि दरअसल दिल्ली में 2 करोड़ 2.5 करोड़ की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश में 22-23 करोड़ लोगों की जनसंख्या, और वहां से जीएसटी कलेक्शन होता है 7,000 करोड़ रुपए और दिल्ली से हो जाता है 4,300 करोड़ रुपए। तो दिल्ली की पर कैपिटा इनकम देश के बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा है, जीएसटी कलेक्शन यहां ज्यादा है, टैक्स पेयर यहां ज्यादा है। सबसे ज्यादा का जिक्र कीजिएगा तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर आता है, उसके बाद कर्नाटक आता है, उसके बाद गुजरात आता है, उसके बाद तमिलनाडु आता है, और फिर तेलंगाना आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, हरियाणा आ गया, और उत्तर प्रदेश आ गया, और फिर दिल्ली आता है। बाकी राज्य दिल्ली से पिछड़े हैं पैसे के मामले में, कलेक्शन के मामले में। तो दिल्ली के भीतर जिन प्रोजेक्ट्स पे खर्च किया जाता है उन परिस्थिति में वो पंजाब में संभव नहीं है। यानी दिल्ली एक लिहाज से आप मान कर चलिए ये स्पेशल स्टेटस के एस्पेक्ट को जी रहा है, क्योंकि यहां पर 2 राजा हैं और एक राजा में सेंध लगाने के लिए एलजी बैठे हुए हैं, जिस पर आज विधानसभा में आरोप लगा दिया गया कि दरअसल यह तो खादी ग्राम उद्योग में जब थे तब इन्होंने हजारों करोड़ का घपला घोटाला किया और आप उन्हें यहां का एलजी बना देते हैं और वो एलजी बतलाते हैं कि हम करप्ट हैं। अरे जनाब, आप करप्ट हैं, आपको भेजने वाला करप्ट है और आप लोग कहते हैं हम करप्ट हैं। कौन है ठग? यह एक उसके पैरेलल का सवाल है, किस रूप में चीजें निकल कर आएंगी, किस तरीके से लेकर आएंगी। लेकिन एक सवाल और इसके साथ जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें एक महंगाई है, एक रोजी रोटी का सवाल है, एक बेरोजगारी का सवाल है। देश की जो एवरेज है, अगर आप जुलाई के महीने को भी देखें तो भारत में एवरेज जो थी वो 6.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जो CMI का डाटा कहता है जुलाई के महीने में, यानी पिछले महीने में। लेकिन दिल्ली जो था नेशनल एवरेज से ज्यादा है, यानी 8.9। कमाई के दृष्टि से दिल्ली नेशनल एवरेज से कहीं 3 गुना ज्यादा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में वो नेशनल एवरेज से ज्यादा, यानी रोजगार दिल्ली में भी नहीं है। पहला राउंड ये हुआ। दूसरी परिस्थिति, यहां पर जो प्रवासी मजदूरों की स्थिति कोविड काल में देखी गई, मौजूदा वक्त में भी मजदूरों की स्थिति जो है वह इतनी विकट है
और उनके सामने संकट यकीनन 2 जून की रोटी का दिल्ली जैसी जगह पर रहता है, तो इसका एक मतलब और है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, दोनों ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाई कि रोजगार मिले और मजदूरों को काम मिले, और मजदूरों को काम की एवज में न्यूनतम मजदूरी जो निर्धारित की गई है केंद्र और राज्य सरकार के जरिए वह भी मिल जाए। नहीं मिलता है। दूसरी परिस्थिति यह आ गई। तीसरी परिस्थिति जिसका जिक्र शायद अब आने वाले वक्त में और बड़ा होने वाला है, यह है दरअसल इस देश के भीतर की महंगाई और क्राइसिस को लेकर। आपको जानकर हैरत होगी कि ये सरकार ने कल ही ऐलान किया कि अब एक्सपोर्ट, इससे पहले हम लोग गेहूं नहीं कर रहे थे, अब आटा भी नहीं करेंगे, सूजी भी नहीं करेंगे, मैदा भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास गेहूं कम हो रहा है। जो होना चाहिए था उतना गेहूं का उत्पादन नहीं हुआ, और जब युद्ध हुआ रूस और यूक्रेन के बीच में तो हमने एक्सपोर्ट बहुत कर दिया, और हमारे एफसीआई के गोडाउन में बीते 14 साल की तुलना में सबसे कम गेहूं इस वक्त एफसीआई के गोडाउन में है। तो जो कीमत होनी चाहिए बाजार में, वह कीमत किस रूप में बढ़ी है अगर एक साल के भीतर देखिए तो पिछले साल अगस्त के महीने में 25 रुपए केजी गेहूं था, आज ये 35 रुपए पार कर गया है। जो आटा था वो 30 रुपए था पिछले साल अगस्त के महीने में, आज की तारीख में ये 36-37 रुपए पार कर चला है। इस रफ्तार से अगर कीमत बढ़ रही है, और नया संकट यह है कि अगर गेहूं का संकट, इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं कि जो राशन दुकान और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिसमें गेहूं भी ले जा सकते हैं, उस गेहूं पर रोक लगा दी गई है कई राज्यों में, और दिल्ली के भीतर भी गेहूं की परिस्थिति नाजुक हो चली है। जो मुफ्त में अनाज मिल रहा है वो अनाज दे पाने में, आप चावल ले लीजिए, गेहूं नहीं लीजिए। और अब जब देश के भीतर त्योहार शुरू होंगे तो संकट और गहराएगा। यानी देश का राजा हो या दिल्ली का राजा हो, इन परिस्थितियों में इलेक्शन में जाने से पहले जरा देखिए हालत कैसी बन रही है और इसको संभाल कौन रहा है। और नहीं संभाल पाने की स्थिति में भी इस देश की इकोनॉमी में हर चीज फ्री देने को हर कोई तैयार है। हम रोजगार नहीं देंगे लेकिन बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप दिल्ली में रहते हैं, 7,500 रुपए देंगे, दूसरी जगह पर दूसरी कीमत होगी, हम देंगे। हर महिला को 1,000 रुपया देंगे। पंजाब में बोलकर आए, गुजरात में कह रहे हैं। किसानों को 6,000 रुपए देंगे, सम्मान निधि प्रधानमंत्री ने कहा। छोटे और सीमांत किसानों को यह और बढ़ा दिया जाएगा। पैसा दे सकते हैं लेकिन हम आपको सामान नहीं दे सकते हैं, रोजगार नहीं दे सकते हैं, महंगाई पर रोक नहीं लगा सकते हैं। यानी आप पूरे तरीके से हम पर आश्रित हो जाइए और हम दुनिया के बाजार और बैंक पर आश्रित हो जाएं। यह राजाओं का कथन है इस देश के भीतर में। तो दिल्ली का ठग कौन है? और दिल्ली के भीतर की परिस्थितियों में जो आवाज लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उनके अपनी जिंदगी को एक बेहतर बनाने की दृष्टि से वो नहीं बन के वह आश्रित कर ले रहे हैं, और एक लिहाज से पूरे समाज को क्या निकम्मा बनाने की दृष्टि को पैदा कर लिया गया है। क्योंकि जो कमाता है उसको टैक्स देना है। टैक्स बढ़ते बढ़ते इस देश के भीतर में 40% से ऊपर हो चला है। दुनिया के किसी देश में इतना ज्यादा टैक्स नहीं होगा, सामानों से लेकर हर चीज में लेकर। और इसके ठीक समानांतर सरकार हर चीज से पल्ला झाड़ रही है। वो कह रही है कि हम निजीकरण की दिशा में जाएंगे, हम प्राइवेट सेक्टर की दिशा में जाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर मुनाफे के लिए काम करेगा, वो चाहे स्कूल हो चाहे अस्पताल हो, जो देश का हाल है। इन परिस्थितियों में दिल्ली के भीतर केजरीवाल मॉडल ने कहा हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराएंगे, स्कूल में कम सस्ती कीमत पे पढ़ाएंगे। और यह मॉडल दिल्ली में चलेगा, लेकिन क्या पंजाब में चलेगा? और पंजाब में क्यों नहीं चल पा रहा है? अगला सवाल फिर वहीं से। दिल्ली की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग है देश के दूसरे राज्यों की तुलना में। क्या यह पंजाब में क्रिएट हो सकता है जो दिल्ली में सारी चीजें क्रिएट है? अगर वो क्रिएट हो सकता है, क्योंकि पंजाब के भीतर का हमने जब जीएसटी देखा तो पंजाब की आबादी दिल्ली की तुलना में दुगनी है, लेकिन जीएसटी कलेक्शन जो है 1/3 है दिल्ली की तुलना में। तो वहां कंज्यूमर क्लास नहीं है, वहां पैसा नहीं है, और पैसा दिल्ली की तरह नहीं है जो टैक्स पेयर उस रूप में वहां पर भी दे दे। वहां पर भी गरीबी मुफलिसी बड़ी तादाद में है। किसान वहां का देश के दूसरे राज्यों की तुलना में आबाद जरूर है, लेकिन वहां के आम लोग और खास तौर से जो मजदूर, दलित, पिछड़ा तबका है, उसकी स्थिति बड़ी नाजुक है। तो क्या हम उसे पटरी पर लाएं या दिल्ली मॉडल को वाया पंजाब से आगे बढ़ाते हुए गुजरात चले जाएं?
यह एक नई परिस्थिति इस देश के भीतर में है, जिसको लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर पाया। उसे भी समझ नहीं आया कि दरअसल हम करें तो क्या करें। अब यहां पर असल खेल शुरू होता है। क्या इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि ये सारे जो हैं लोगों को ठगते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था हम 2 करोड़ का रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 8 साल में वो सिर्फ 7,22,000 रोजगार सरकारी नौकरी के तौर पर दे पाए। अब आप कल्पना कीजिए ये कितना बड़ा झूठ हो सकता है, या कितना बड़ा सबूत है जो आप कहते हैं पूरा नहीं कर पाए। इसका दूसरा हिस्सा, जिस भी को भी हायर एजुकेशन में जाना है, 10 लाख रुपए का लोन दिल्ली सरकार देगी। 2021-22 यानी बीते बरस फाइनेंशियल ईयर में 89 बच्चों ने अप्लाई किया कि हमको 10 लाख लोन चाहिए। 2 बच्चों को मिला, 2 बच्चों को मिला यानी 20 लाख मिला। अब आप देखिए दिल्ली सरकार जो खर्च करती है वो कितना खर्च कर गई। 2021-22 में ही उसने अखबार, जो प्रिंट मीडिया होता है, उस पर लगभग 46,22,000 रुपए खर्च किए, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टेलीविजन जो है उस पर उसने खर्च किया 18 करोड़ 81 लाख रुपए। यानी कुल मिला के ध्यान दीजिए 19-20 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च हो गए। और 10-10 लाख लेने के लिए जो 89 बच्चे 89 बच्चे आए थे, हम सबको नहीं दे पाए, सिर्फ हमने 2 को दिया। यह भी एक परिस्थिति आपके सामने है। और अब हम जब आपसे कह रहे हैं कि अब आप चुनाव की दृष्टि से सोचना शुरू कीजिए, तो हमें लगता है कि 2024 से पहले एक क्षण के लिए हम आपको 2014 में लिए चलते हैं, जब बनारस में प्रधानमंत्री बनने के लिए बेताब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ चुनाव लड़ने के लिए मौजूद थे अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री मोदी पद के लिए उनको वोट में लगभग मिला था 5 लाख प्लस का, और केजरीवाल को वोट मिला था 2 लाख प्लस का। यह स्थिति बनारस इलेक्शन 2014 के चुनाव में थी। नई परिस्थितियों के साथ निकल कर आइए 2014 में कितने सांसद आम आदमी पार्टी के, 2019 में कितने सांसद आम आदमी पार्टी के, तो आपको नजर आएगा अच्छा 4 सांसद तब थे, इस बार कोई सांसद नहीं था। अच्छा एक था, अच्छा जो शख्स सांसद बना वो मुख्यमंत्री पंजाब का बन गया, तो उस सीट को भी नहीं बचा पाए। ये आम आदमी पार्टी का है, लेकिन उसने राज्यसभा के भीतर तो उसके काफ़ी लोग हैं, तो वहाँ पर उसने कैसे लोगों को भेजा? जी नहीं, वहाँ पर 80% लोग नॉन पॉलिटिकल को भेजा, जो अपने तौर पर अपनी ज़िंदगी में बड़े शानदार काम कर रहे थे और बहुत कमा खा रहे थे, उनको राज्यसभा भेज दिया। यानी नॉन पॉलिटिकल से पॉलिटिकल बनाने की सिचुएशन के बीच में पूंजी की एक लकीर चलती है। दिल्ली का ठग कौन है और दिल्ली के भीतर की परिस्थिति क्या है? नेशनल लेवल पे जो आंकड़े आए 6,000 करोड़ से ज़्यादा आपने विधायकों को खरीद लिया, और इस देश के भीतर में 277 विधायकों की खरीद फरोख्त हो गई। इसका क्या मतलब है? अब आखिर में 3 मतलब साफ साफ समझ लीजिए। दरअसल भारत की राजनीति में कौन ठग है और कौन सुल्तान है, सुल्तान बताने के लिए ठग होना जरूरी है। यह भारत की राजनीति का पहला पाठ है। अगर आप ठग नहीं होंगे तो सुल्तान कभी नहीं हो सकते हैं। दूसरी स्थिति, इस दोनों परिस्थिति के बीच में इस देश की जनता जो आपको चुनती है, यानी जो ठग के आश्रय सुल्तान को चुनने की दृष्टि से निकल जाती है, उन परिस्थिति में आम आदमी की न्यूनतम जरूरतों को भी अपने पैसे पर जोड़ लो। यानी सरकार कुछ देगी तो ही आप कमा पाएंगे, यानी पूरी तरीके से निर्भर कर लो। वह फ्री का फंड हो या फिर किसी सम्मान निधि की योजना का जिक्र हो, दोनों दृष्टि से आप उनको नहीं पनपने दीजिए, उनको निर्भर कर लीजिए और पूरे स्टेट की पूंजी पर कब्जा कर लीजिए। यह दूसरी परिस्थिति थी। तीसरी परिस्थिति जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें आप तय कीजिए कि आपको बनाए रखने के लिए गद्दी पर वह कौन कौन से हथियार और औजार हैं, वह कौन कौन से मंत्र हैं, वह कौन कौन सी थ्योरी है, उसके ऊपर आप खूब इन्वेस्ट कीजिए। वो मीडिया भी हो सकता है, वो कॉरपोरेट भी हो सकता है, वो कॉरपोरेट का मीडिया भी हो सकता है। आप इस पे ध्यान दीजिए, और इस आश्रय आपको लगता है कि हाँ जातियों में बांटना है तो उसमें बांट दीजिए। अगर आपको लगता है किसान और मजदूर को बांटना है उसमें बांटिए, उसके भीतर भी घुसिए। छोटे और सीमांत को बांटना है उसको भी बांट दीजिए। यानी एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में लाकर खड़ी कर दीजिए जिसमें कोई यह ना कहे कि आप ठग हैं, बल्कि इसके लिए तो पार्लियामेंट और विधानसभा मौजूद है, जहां पर खड़े होकर आप कट्टर ईमानदारी के साथ सामने वाले पर आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर खड़े होने के बाद उसका विशेषाधिकार आपके साथ जुड़ जा सकता है और कोई उंगली नहीं उठाएगा।
और दूसरी तरफ सड़क का आंदोलन तो है ही ना। आप पोस्टर निकाल कर चलिए, फला फला चोर है। रास्ता आपको ईमानदार बना देगा? जी नहीं। समाज को भ्रष्ट और करप्ट बनाने की परिस्थितियों में दिल्ली की मौजूदगी भारत की आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों के केंद्र में है और ग्राउंड जीरो असल में यही दिल्ली है। यह ना न्यूयॉर्क है ना टोक्यो है, यह दिल्ली है, वह दिल्ली जो दलदल में फंसी हुई है भ्रष्टाचार में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।